जीएसटी प्रोसीजरल पार्ट का सेकंड वीडियो। यहाँ पे हम आगे वाले टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने असेसमेंट एंड ऑडिट, रिटर्न्स एंड जॉब वर्क डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और ये जो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 4th, 5th एंड 6th ई-वे बिल, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, अपील्स एंड रिवीजन्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक रिकैप देना चाहता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है इस सीरीज़ में। सबसे पहले हमने असेसमेंट्स एंड अकाउंट्स की बात करी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोविजनल असेसमेंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट की हमने बात करी थी। उसके अलावा मैंने बताया था कि सिर्फ समरी असेसमेंट में आपको प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होती है एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर के। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट डिस्कस करे थे, जहाँ पे अपन ने बात करी थी कि ऑडिट अंडर सेक्शन 65 और 66 की कंप्लीशन की क्या टाइम लिमिट है। यहाँ पे अपन ने 65 में बात करी थी कि 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, जो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ के लिए। ऑडिट अंडर सेक्शन 66 जो स्पेशल ऑडिट होता है वो 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, जो फर्दर 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड हो सकता है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिटर्न्स की बात करी थी। हमने यहाँ पे सिपिन और सिन के डिफरेंस की बात करी थी। यहाँ पे हमने जीएसटीआर 9 के कितने वर्जन्स होते हैं उसकी बात करी थी। फिर उसके बाद हमने ये चार्ट डिस्कस करा था कि किन किन रजिस्टर्ड पर्सन को कौन कौन से रिटर्न्स भरने की ज़रूरत नहीं होती। हमने लेट फीस के प्रोविजन डिस्कस करे थे। उसके बाद हमने एक ही इमेज में पूरा का पूरा जॉब वर्क प्रोसेस समझ लिया था। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ई-वे बिल, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि ई-वे बिल एक कंप्लायंस मैकेनिज्म होता है जो कंसीडर करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे गवर्नमेंट वाउच रख सकती है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ से कहाँ तक हो रहा है और किस वैल्यू का हो रहा है। आपको ई-वे बिल कमेंसमेंट ऑफ गुड्स के पहले कॉमन पोर्टल पे जाकर बनाना पड़ता है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। आप अगर ट्रांसपोर्टेशन रेलवे, वेसल या एयर के थ्रू कर रहे हैं तो आपको ई-वे बिल आप बाद में भी बना सकते हैं कमेंसमेंट के बाद, लेकिन जो डिलीवरी लेने आएगा उन गुड्स की उसको तब तक डिलीवरी नहीं दी जाएगी जब तक वो ई-वे बिल सबमिट नहीं करता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ई-वे बिल कौन जनरेट करेगा। जनरली सप्लायर और रिसीवर में से कोई भी ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर आपका जो कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स हैं वो अगर 50,000 से एक्सीड हो रहे हैं इन रिलेशन टू सप्लाई और अदर देन सप्लाई, मतलब ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहे हो या जॉब वर्क कर रहे हो या रिटर्न कर रहे हो, मतलब जो सप्लाई नहीं है, उन केसेस में भी आपको ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सप्लायर भी बना सकता है, रिसीवर भी बना सकता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि जर्नली तो ये दोनों को ही बनाना पड़ता है, लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड कर रहे हो, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड करा है तो उस केस में ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है और उसको उसके बाद एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल भी बनाना पड़ेगा जो फॉर्म जीएसटी EWB 01 के अंदर बनेगा। क्या आप वॉलेंटरीली ई-वे बिल बना सकते हैं? हाँ, अगर आप 50,000 से ज़्यादा का आपका कंसाइनमेंट वैल्यू नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी आप वॉलेंटरीली आप ये बना सकते हो। यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जो बात करते हैं जॉब वर्क से रिलेटेड, जो अपन ने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस करा था। उसके बाद हम बात करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसीज की, और इसके बाद अपन बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी के केस में अगर आप इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी को भी पावर डेलीगेट कर सकते हो कि आप हमारी तरफ से ई-वे बिल जनरेट कर देना। और जॉब वर्कर और हैंडीक्राफ्ट के केस में ये है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर आप
गुड्स सप्लाई कर रहे हो, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो जॉब वर्क की या हैंडीक्राफ्ट की, तो विदाउट कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, मतलब 50,000 की जो लिमिट है उसको कंसीडर करे बिगर, आपको हर केस में अगर आपका इंटर स्टेट जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट गुड का सप्लाई हो रहा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना है। अब यहाँ पे बारी आती है कि कंसाइनमेंट वैल्यू होती क्या है। कंसाइनमेंट वैल्यू की मैं बात करूँ तो इनवॉइस वैल्यू, उसके अंदर अपन टैक्सेस ऐड करेंगे, लेकिन एग्जम्प्टेड सप्लाईज जो रहती हैं उनको हम रिड्यूस कर देते हैं। अब क्या रहता है कि जैसे 40,000 की मेरी वैल्यू है, उसके ऊपर मैंने 12% का जीएसटी लगाया जो होता है 4,800, यानी टोटल मेरी वैल्यू हो गई 44,800 की। उसके ऊपर मैंने एग्जम्प्टेड सप्लाई भी साथ में सप्लाई करा, वो होता है 25,000 का फॉर एग्जांपल, तो मेरा टोटल आ गया 69,800। अब ये कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन हम एग्जम्प्टेड सप्लाई कंसीडर नहीं करते, तो मेरी वैल्यू बचेगी 44,800, यानी मेरे को इन टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स मेरे को ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूँगा कि कौन कौन सी डिटेल मुझे ई वे बिल में सबमिट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे बात आती है कि पार्ट ए और पार्ट बी क्या होता है। पार्ट बी नॉर्मल अपने गुड्स और सप्लायर और रिसीवर से रिलेट होता है, और पार्ट बी ट्रांसपोर्टर से रिलेट होता है। पार्ट ए की मैं बात करूँ तो आपको जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, जीएसटीएन ऑफ रिसीवेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ डिलीवरी, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN कोड और रीजंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताने पड़ते हैं। और वहीं पार्ट बी के अंदर व्हीकल नंबर आपको बताना पड़ता है, प्लस आपको ये भी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि जो आपका ट्रांसपोर्टर है वो रजिस्टर है कि नहीं, और रजिस्टर है तो उसका GSTN क्या है या ट्रांसपोर्टर ID क्या है। HSN से मुझे याद आया कि अगर आपको नॉर्मल, जैसे मैं GSTR 1 की बात करूं, तो आपको कितने डिजिट तक का कोड और कब HSN कोड बताना पड़ता है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो आपको सिर्फ 2 डिजिट तक का HSN बताने की ज़रूरत है, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 4 डिजिट तक का HSN बताने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि वैलिडिटी, मतलब वैलिडिटी पीरियड कब तक का होता है ई वे बिल का। आप ई वे बिल के वैलिडिटी पीरियड को जानने के लिए आप जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मोड है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट होता है कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट। अब ये ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है, ये व्हीकल एक्ट में दिया हुआ है, ये इतना अपने लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इनके अलावा आप किसी और कार्गो के अंदर आप ये ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू रूल 138 सब रूल 10 आपको 1 दिन की वैलिडिटी मिलेगी अगर आपका डिस्टेंस 100 किलोमीटर तक है। लेकिन 100 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर या पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर के लिए आपको एक एक्स्ट्रा डे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड विधि अग्रवाल इज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 750 kilometers, then I will get 8 days because 700 kilometers I will get 7 days, and for extra 50 kilometers which is a part of more 100 kilometers I will get 1 extra day, so the total validity period is 8 days. अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट के थ्रू अगर अपन सप्लाई कर रहे हैं तो अपने को 20 किलोमीटर तक के लिए 1 दिन की टाइम लिमिट मिलती है, और हर एक 20 किलोमीटर या उससे पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर के लिए हमको एडिशनल 1 डे मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब ये दिन कब से काउंट करते हैं, जिस दिन ई वे बिल बना उस दिन के रात के 12 बजे 1 दिन खत्म होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 दिन कब से काउंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि कौन से केसेस के अंदर आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे एक इशू आता है कि
अगर मैं ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स भेज रहा हूँ इन कन्वेंस, जो फर्दर ट्रांसपोर्ट होने वाले जिनके लिए मुझे ई वे बिल बनाना है, तो जो गुड्स मेरे गोडाउन से ट्रांसपोर्टर तक जाएंगे, क्या मुझे वहाँ के लिए ई वे बिल बनवाने की ज़रूरत है? अगर नहीं, अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर से कम है, अगर आप नॉन मोटराइज्ड मतलब हाथ गाड़ी या घोड़ा गाड़ी के थ्रू अगर आप ये भेज रहे हैं, तो आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी चीज़ की सप्लाई कर रहे हैं जो शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट के अंदर कवर है, तो आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एम्प्टी सिलेंडर फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस की फिलिंग के लिए, आप मतलब अदर देन सप्लाई के लिए आप एम्प्टी सिलेंडर्स यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, तो आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई सा कार्गो एम्प्टी कार्गो वापस आ रहा है गुड्स डिलीवर करके, तो एम्प्टी कार्गो के लिए आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंसाइनर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है और वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है विया रेलवे, तो आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रांजिट का, आपका जो ट्रांजिट कार्गो है इन बिटवीन और फ्रॉम नेपाल और भूटान है, तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। या ऐसा कोई सा भी ट्रांसपोर्टेशन या स्पेसिफिक स्टेट जो एग्जम्प्ट करा गया है नोटिफिकेशन के थ्रू, आपको वहाँ पर ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 इन्वॉइसेस हैं, उनमें से एक इन्वॉइस की वैल्यू 50,000 से कम है और बाकी सबकी ज़्यादा है, तो क्या मैं कंसोलिडेट करूँगा उन्हें कि मैं अलग अलग ई वे बिल बनाऊँगा? आंसर इज अलग अलग ई वे बिल बनेगा। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है कि ई वे बिल अकॉर्डिंग टू इन्वॉइस बनता है, मतलब इन्वॉइस वाइज बनता है। ठीक है, कंसोलिडेशन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर को दिया गया है। ठीक है, और जॉब वर्कर और हैंडीक्राफ्ट के केस में अपन ने पढ़ ही लिया कि विदाउट एनी वैल्यू अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। अब इसके बाद इंस्पेक्शन के पावर रहते हैं गवर्नमेंट के पास। इंस्पेक्शन के पावर ये से रहते हैं कि अगर ई वे बिल एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको कैरी करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो दिए हुए हैं सेक्शन नंबर 122 और 129 के अंदर, जो अभी अपन आगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बात ये होती है कि क्या मैं ये जो ई वे बिल मैंने बनाया, क्या वो मैं कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल 138B अगर बीच में प्रॉपर ऑफिसर ने आपका ये डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर लिया है, तो आपके ऊपर अब आप इसके ऊपर कैंसिलेशन नहीं कर सकते इस ई वे बिल का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ फॉर्म डिस्कस करूँगा आपके साथ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे इंस्पेक्शन का प्रोसेस रहता है कि अगर आपका गुड्स को अगर इंस्पेक्ट करना है प्रॉपर ऑफिसर को, तो उसको एक फॉर्म के अंदर समरी रिपोर्ट देनी होती है पार्ट ए के, एक फॉर्म के पार्ट ए में। फॉर्म का नाम है GST EWB03। वो इंस्पेक्शन के 24 घंटे के अंदर देनी पड़ती है और फिर फाइनल रिपोर्ट जो है वो 3 दिन के अंदर देनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपका गुड्स इन मूवमेंट है तो आपके ऊपर एक बार इंस्पेक्शन या वेरिफिकेशन हो गया है तो आगे वापस नहीं हो सकता। ये जो 3 दिन का टाइम था जब उसको फाइनल रिपोर्ट देनी थी, वो फर्दर 3 डेज के लिए एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात होती है कि अगर आपको कोई सी इंफॉर्मेशन मांगी, उसकी वजह से वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो गुड है वो डिटेन भी करा जा सकता है। अब जो डिटेंशन है, जैसे ही डिटेन हुआ, अगर आपका कोई सा भी गुड है वो 30 मिनट से ज़्यादा के लिए रोक लिया गया है, तो ट्रांसपोर्टर को फॉर्म GST EWB04 के अंदर कॉमन पोर्टल के अंदर ये इंफॉर्मेशन अपलोड करनी पड़ती है। अब मैं आपके साथ ये रूल्स और फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ। रूल जो 138 ही हैं सारे। 138 के अंदर आपको फॉर्म GST EWB01 के अंदर आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है, और जो कंसोलिडेटेड ई वे बिल है वो ट्रांसपोर्टर बनाता है EWB02 के अंदर। EWB03 अभी अपन ने डिस्कस करा कि इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स के केस में होता है, और 138
डी के केस में अगर जो 30 मिनट से ज़्यादा के लिए अगर आपका कन्वेंस रोक लिया गया है तो वो ट्रांसपोर्टर अपलोड करता है फॉर्म GST EWB 04 के अंदर। ठीक है, वेरिफिकेशन की बात अपन ने रूल 138B में अभी करी ली थी कि वो चाहे तो वेरिफिकेशन कर सकता है आपके पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, वो वाउच कर सकता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मतलब अगर आप इंपोर्टेड गुड्स आपके पास आ रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री आपके पास है कि नहीं, या आप ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास डिलीवरी चालान है कि नहीं, टैक्स इनवॉइस है कि नहीं, बिल ऑफ सप्लाई है कि नहीं, अगर आप कंपोजिट टैक्स पेयर हो या एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। अब इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, अपन बात करते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की। ई वे बिल के अंदर अपना डिस्कशन इतना ही था। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैंडेटरीली अपने जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स किनको मेंटेन करने पड़ते हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन रहते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं और जो ऑपरेटर्स रहते हैं वेयर हाउस और गोडाउंस के, उन लोगों को भी ये मैंडेटरली मेंटेन करना पड़ते हैं क्योंकि ये डीलिंग रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अंडर GST। जो टैक्स इनवॉइस होता है जो नॉर्मली आप इशू करते हो नॉर्मल सप्लाई या कंटिन्यूस सप्लाई के केस में, इनवॉइस जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में आता है जो GST में रजिस्टर्ड ना हो, बिल ऑफ सप्लाई एग्जम्प्टेड और कंपोजिट टैक्स पेयर के केस में, रिसीव्ड वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब इसके अलावा यहाँ पे बात आती है कि कितने पीरियड तक के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे, मतलब रिटेन करके रखने पड़ेंगे। आंसर इज 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब 72 मंथ्स तक आपको रखना पड़ेगा उस साल के एनुअल रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट है तब से। लेकिन इसमें एक केस और आता है कि जैसे अगर आपके ऊपर अपील, रिवीजन या इंस्पेक्शन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, किसी भी अथॉरिटी के पास केस पेंडिंग है, तो उस साल से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है आपको तब तक रखने पड़ेंगे जब तक उस साल का ये मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं होता, डिस्पोज ऑफ होने से 1 साल तक। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मेरा मैटर पेंडिंग है तो मुझे कब तक रखने पड़ेंगे, मेरी टाइम लिमिट क्या होगी पीरियड ऑफ रिटेंशन की, 1 ईयर फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ मैटर और 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज लेटर। ठीक है, अब मेरे को जर्नली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने रहते हैं। एक्चुअली मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ मुझे वो मेंटेन करना पड़ता है। एक्चुअली मुझे ये मेंटेन करना पड़ता है कि मेरी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई और सर्विसेज कैसी हो रही हैं, मैंने स्टॉक कितना मेंटेन करके रखा है, मैंने ITC किस बेसिस पे अवेल करा है, मैं किस बेसिस पे ई-वे बिल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी किस बेसिस पे, मतलब सिंपल मैं बोलूँ तो सेक्शन नंबर 59 के अंदर अपन ने सेल्फ असेसमेंट करा था। सेल्फ असेसमेंट हमने किस बेसिस पे करा था, उसके लिए हमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने अंडर GST। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा अपील्स एंड रिवीजन की। अपील्स एंड रिवीजन के अंदर सबसे पहले होता है एजुकेटिंग अथॉरिटी, जो प्रॉपर ऑफिसर की बात करता है। प्रॉपर ऑफिसर क्या रहता है कि ऐसा ऑफिसर जो आपके ऊपर 73, 74 और 76 की प्रोसीडिंग्स अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे क्या रहता है कि अगर जो ऑर्डर है वो एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ने इशू करा है, तो आपको जो अपील है वो आपको अपीलेंट अथॉरिटी की कमिश्नर अपील बेंच के सामने करनी पड़ती है। लेकिन अगर जो आपका ऑर्डर पास हुआ है वो एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ने नहीं करा है, डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर या किसी सुपरिटेंडेंट ने करा है, तो आपको जॉइंट कमिश्नर अपील, उससे बिलो रैंक नहीं, जॉइंट कमिश्नर अपील के पास, अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपका कुछ मैटर हुआ, मैटर के ऊपर आप सेटिस्फाई नहीं हो, जो 73, 74 और 76 के अंदर हुआ था, तो आप और वो चीज़ इशू करिए प्रॉपर ऑफिसर ने। रिविजनरी अथॉरिटी की अपन बाद में बात करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर ने वो इशू करी है तो आप
GST APL 01 के अंदर जिसकी टाइम लिमिट है 3 मंथ्स और जो कंडोन करी जा सकती है 1 मंथ और फॉर सफिशिएंट रीज़न आप अपील कर सकते हैं अपीलेंट अथॉरिटी के पास। कमिश्नर को लगता है ऐसा कि ये मैटर डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में नहीं है और इसको वापस रिव्यू करवाना चाहिए, तो वो GST APL 03 के अंदर 6 मंथ के अंदर अपील कर सकता है, जो 1 मंथ के लिए और कंडोन हो सकती है। ठीक है, रिविजनरी अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि उसकी जो नीचे वाली अथॉरिटी है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर, उसने एरोनियस डिसीजन दिया है या इलीगल या इम्प्रॉपर दिया है, जिससे है ना गवर्नमेंट का रेवेन्यू अफेक्ट हुआ है, या सारे मटेरियल फैक्ट को कंसीडर करे बिगर डिसीजन दिया है, तो वो रिविजनरी अथॉरिटी के पास जाके ये मैटर रिवीजन करवा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है कि अगर आपको अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाना है तो आपको मैंडेटरी प्री डिपॉजिट फीस देनी पड़ेगी। जो अमाउंट टैक्स पेनल्टी और फाइन में आप एग्री हो वो तो दे ही दो, प्लस जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका आपको 10% देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 CR। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि आप अपीलेंट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी के डिसीजन से भी सहमत नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। आपको अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जाने का टाइम है 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, प्लस उसके बाद आपको इसके लिए जो फॉर्म लगेगा वो होगा GST APL 05 फॉर्म। अब आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी मैंडेटरी प्री डिपॉजिट फीस भरनी पड़ेगी, जो होती है, जो आपका अमाउंट एग्री हुआ है वो तो दे ही दीजिए, प्लस 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट जो जाता है मैक्सिमम 50 CR तक। ठीक है, अब जो अपीलेंट अथॉरिटी रहती हैं उसके है ना बाइफर्गेशंस रहते हैं। अपीलेंट ट्रिब्यूनल के जो बाइफर्गेशंस होते हैं वो होते हैं सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल और स्टेट के भी बाइफर्गेशन होते हैं, नेशनल बेंच और रीजनल बेंच, और स्टेट बेंच और एरिया बेंच। अब ये बाइफर्गेशन क्यों करे गए हैं? अगर अपीलेंट अथॉरिटी के पास ऐसा केस आया है जो रिलेटेड है प्लेस ऑफ सप्लाई से, तो ये मैटर जाता है नेशनल बेंच और रीजनल बेंच के पास। लेकिन अगर मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई के अदरवाइज है तो वो मैटर जाता है स्टेट बेंच और एरिया बेंच के पास। स्टेट बेंच और एरिया बेंच के पास ये मैटर जाता है अगर इसके बाद भी वो डिसॉल्व नहीं हो पाया है और ये जो मैटर है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, तो अब 180 डेज के अंदर GST APL 08 फॉर्म के अंदर आप हाई कोर्ट को अपील कर सकते हो। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये रूट सिर्फ हाई कोर्ट का स्टेट और एरिया बेंच के थ्रू ही आता है। अगर आपका मैटर नेशनल बेंच और रीजनल बेंच के थ्रू गया है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा, वो पॉइंट है कि रिविजनल अथॉरिटी कौन कौन से पॉइंट पे रिवीजन नहीं कर सकती, मतलब कौन से केसेस हैं जब वहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी रिवीजन नहीं कर सकती। वो तब रिवीजन नहीं कर सकती जो ऑर्डर है वो सब्जेक्ट टू अपील है अपीलेंट अथॉरिटी के पास, अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास, हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास। या फिर ये जो मैटर आया है, ऑर्डर हुआ है, उसको ऑर्डर करे अभी 6 महीने नहीं हुए। 6 महीने क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 6 महीने तक तो कमिश्नर के पास पावर होती है कि वो रिव्यू करवा सकता है। तो वहाँ पे आप 6 महीने तक नहीं कर सकते, लेकिन आप 3 साल के बाद भी नहीं कर सकते। मतलब 6 महीने के बाद और 3 साल से पहले, ये भी एक लिमिट है यहाँ पे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर अर्लियर स्टेज पे वो ऑर्डर रिवाइज हो चुका है तो फिर रिविजनरी अथॉरिटी वापस उसको रिवाइज नहीं कर सकती। मतलब वो एक रिविजनरी ऑर्डर ही है तो उसको वापस रिवाइज आप नहीं कर सकते। अपीलेंट अथॉरिटी के पास जो मैटर आता है वो रिवर्ट बैक वो नहीं कर सकती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्लस उसको 1 साल के अंदर ये मैटर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ये जो बेंचेस रहती हैं, इन बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि एक टेक्निकल मेंबर होता है और जुडिशियल मेंबर होते हैं।
जुडिशियल मेंबर रीजनल, स्टेट और एरिया सब में एक एक होते हैं, और बाकी सारी नेशनल, रीजनल, स्टेट और एरिया सब के अंदर दो दो टेक्निकल मेंबर होते हैं जो सेंट्रल और स्टेट के होते हैं, जो वो लोग नॉमिनेट करते हैं। मतलब जानने वाली बात यह है, ऑब्जेक्टिव वाली बात यह है कि जो नेशनल बेंच होती है उसके अंदर जुडिशियल मेंबर नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है जो बात करता है प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस से। मतलब ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैं इसको स्टार मार्क करवाना चाहूँगा। यहाँ ये दिया हुआ है रूल 112 ऑफ द CGST रूल्स के अंदर। वहाँ पे ये बोला गया है कि जो अपीलेंट अथॉरिटी रहती है, जो ट्रिब्यूनल रहता है, वो क्या एडिशनल एविडेंस कंसिडर कर सकता है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब प्रॉपर ऑफिसर के सामने नहीं रखे गए हैं। आंसर इज नो, वो नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये हैं कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने वो एविडेंस लेने को मना कर दिया था जबकि वो इम्पॉर्टेंट थे, मैटर से रिलेटेड थे, लेकिन उन्होंने लेने को मना कर दिया था। हमारे पास सफिशिएंट रीज़न था कि इस वजह से हम नहीं दे पाए। एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास सफिशिएंट रीजन था कि इस वजह से हम ले नहीं पाए थे उस टाइम पे, या हमने उस टाइम पे बेस्ट जजमेंट कर दिया था, इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी थी। इन केसेस में आप एडिशनल एविडेंस को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको एजुकेटिंग अथॉरिटी मतलब प्रॉपर ऑफिसर को राइट देना पड़ेगा कि वो इन एडिशनल एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन कर पाए और क्रॉस क्वेश्चंस कर पाए बिफोर कंसीडरिंग दिस एडिशनल एविडेंस। अब पॉइंट ये आता है कि एजुकेटिंग ऑफिसर को आपने इतनी सारी अपील में ले गए, फिर क्या होगा कि आपके हक में भी अपील आ सकती है। तो कितने टाइम के अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी मतलब प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर इशू करना रहता है, कि मतलब जो रेक्टिफाइड ऑर्डर है वो इशू करना रहता है। द आंसर इज 2 years। 2 years के अंदर वो ये जो ऑर्डर है उसको ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है जो प्रीवियसली हुआ था और जो अपील में चले गया था। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज एक डिफिकल्ट चैप्टर्स में आता है और इसको याद करना मुश्किल माना जाता है। मैंने इसको बहुत ही सिस्टमेटिकली डिवाइड करा है और मेरा मेन बेसिक इसको डिवाइड करने का ये है कि आपको ये इजीली याद हो पाए। ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपकी इस टॉपिक पे ग्रिप नहीं है तो आप प्रैक्टिकली जीएसटी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि ऑफेंसेस और पेनल्टीज एक्चुअली ये मेरी पूरी टॉपिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक है और मैंने सबसे डीप में इसको डिस्कस करा है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी है सेक्शन नंबर 122 जो मैंने ई-वे बिल में भी बात करी थी। यहाँ पे 122 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल पर्सन की बात करी है, 122 सबसेक्शन 2 में रजिस्टर्ड पर्सन की बात करी है और 122 सबसेक्शन 3 में एनी पर्सन की बात करी है। ठीक है, अब क्या हुआ, एनी पर्सन मीन्स रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, टैक्सेबल, कोई भी पर्सन हो वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब 122 सबसेक्शन 1 में जब मैं टैक्सेबल पर्सन की बात करता हूँ तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपये और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। ठीक है, अब वो किन किन ऑफेंसेस के लिए लगेगी, वो ऑफेंसेस मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहले है इन्वॉइस से रिलेटेड। अगर मैं विदाउट इन्वॉइस सप्लाई कर रहा हूँ, फेक इन्वॉइस बना रहा हूँ, या मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, जो मैंने अभी ई-वे बिल में बात करी थी। ठीक है, या मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ या स्टोर कर रहा हूँ गुड, जो लायबल है कॉन्फिस्केशन के लिए, वो भी यहाँ पे कवर होंगे। उसके अलावा मैं यहाँ पे फ्रॉड की बात करना चाह रहा हूँ। फ्रॉड के केस में आपने टैक्स ले लिया लेकिन आपने पे नहीं करा, ठीक है, 3 मंथ्स तक, तो आप यहाँ पे कवर हो जाएंगे। TDS एंड TCS आपने जमा नहीं करा जो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ रही थी। आपने ITC अवेल कर लिया लेकिन आपने मतलब रॉन्गली अवेलमेंट करा है, आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल करा है, आपने रिफंड फ्रॉडुलेंटली ले लिया है, आपने GST ऑफिसर के साथ कॉपरेट नहीं करा, जो आपकी एक ड्यूटी होती है वो आपने उनके साथ कॉपरेट नहीं करा है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं करे हैं जैसे प्रिस्क्राइब करे गए हैं रूल में, आपने कोई सी इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करी है, आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है लेकिन वो फेक है, आपने रिकॉर्ड्स के साथ टेम्पर करा है, मटेरियल एविडेंस को छुपाया है, आपने डॉक्यूमेंट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन करा है, तो आप यहाँ पे कवर होंगे। आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत थी लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आपने रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे के लिया, तो आप यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं 122 सबसेक्शन 2 की, जो रिलेट करता है 74 और 73 से, जो होते हैं डिमांड एंड रिकवरी के प्राइमरी सेक्शंस। यहाँ पे बात होती है कि अगर आपने टैक्स पे नहीं करा या ने रॉन्गली पे करा है, या आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया है, या आपने एरोनियस रिफंड ले लिया है, तो आपके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू होता है जिसकी टाइम लिमिट 73 और 74 में मेंशन है, और आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो भी 73 और 74 में मेंशन है, जो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अपने को यही ध्यान रखना है कि 122 सबसेक्शन 2 में रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगती है जो 73 और 74 में मेंशन है। 122 सबसेक्शन 3 में एनी पर्सन की बात होती है, जो 122 सबसेक्शन 1 में दिए गए ऑफेंसेस में टैक्सेबल पर्सन की मदद करता है। वो डील करता है गुड्स और सर्विसेज में, जबकि वो अनरजिस्टर्ड है, उसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत थी। इनवॉइसेस के प्रोविजंस वो फॉलो नहीं करता, उसको समन करा जाता है कि आप आइए पेश होइए हमारे सामने, और वो पेश नहीं हो पाता या जानबूझ के पेश नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर हम पेनल्टी लगा सकते हैं। मतलब इन अबव 5 केसेस जो पेनल्टी लगेगी वो अप टू 25,000 तक लग सकती है। अब यहाँ पे वेरियस 123 से रिलेटेड, 124 से रिलेटेड, 125, 126, 128, 133, 138, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं जहाँ पे पेनल्टीज लग सकती हैं। अपन 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। 123 एक नॉर्मल सेक्शन है जहाँ पे जीएसटी अथॉरिटी अगर आपसे कोई सी इन्फॉर्मेशन मांगे और वो आप नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी और स्टॉक एक्सचेंज वो इन्फॉर्मेशन जीएसटी अथॉरिटी को नहीं देता है, तो आपके ऊपर 100 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम 5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा 124 की। 124 में अगर आप कोई से स्टैटिस्टिक फर्निश करने में फेल हो जाते हैं तो आपको 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, प्लस कंटिन्यूइंग पेनल्टी 100 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम अप टू 25,000 तक की लग सकती है। 125 एक जर्नल पेनल्टी सेक्शन है, अगर कहीं पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये पेनल्टी सेक्शन लगेगा, मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 तक की है। फिर उसके बाद 126 माइनर ब्रीच की बात हुई है, अगर आप पेनल्टीज के प्रोविजंस का कोई सा भी माइनर ब्रीच करते हो जो आपका इंटेंशन नहीं था, तो आपके ऊपर 5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। फिर उसके बाद बात होती है 128 की, मतलब पावर टू वेव पेनल्टी और फीसेस। आपने सुना होगा कि जीएसटी में पेनल्टी माफ़ कर दी गई है जो सेक्शन नंबर 47 में लगती है, या जो अभी अपन ने 122, 123 या 125 में अभी डिस्कस करी। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ये चीज़ें वेव कर सकता है। ठीक है, हमने 128 डिस्कस करा। इसके बाद बारी होती है 133 की। 133 में ये बात होती है कि जो लाइबिलिटी होती है ऑफेंडर की, उसके साथ साथ अगर कोई अदर पर्सन है, फॉर एग्जांपल ऑफिसर डिपार्टमेंट का जो इन्वॉल्व था, तो उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उसके ऊपर 6 मंथ्स तक की, और फाइन उससे हम ले सकते हैं 25,000 रुपीज़ का, और बोथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन बोथ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं 138 की, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में एक बार ये नीचे वाला चार्ट आपके साथ डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आऊँगा तो वो आपके लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड करना, तो ये डिस्कशन में थोड़ी देर के लिए डिफर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं बात करता हूँ 129 की, जो मैंने ई वे बिल चैप्टर में भी आपसे बात करी थी कि जब डिटेंशन सीजर ऑफ गुड्स होता है या कन्वेंस होता है, मतलब आपके गुड्स को या कन्वेंस को रोक लिया जाता है, तब आप क्या करेंगे। रोका क्यों गया है, वैलिड रीज़न, कि आपने ना ई वे बिल नहीं बनाया है, या जो डॉक्यूमेंट्स अपन ने ई वे बिल में बात करी थी वो आपके पास नहीं है। उन प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि आप
अकॉर्डिंग टू द एक्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको रोका जा सकता है। और फिर अब आपको ये आपका कन्वेंस और माल छुड़वाना है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी अगर ओनर अवेलेबल है पोजीशन में, ओनर आके छुड़वाना चाहता है, मतलब ओनर आ गया है, तो 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट, और इफ एग्जम्प्टेड गुड्स तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, और 25,000 विच एवर इज लेस। एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में ये आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेम पेनल्टी 122 में भी दी हुई थी। मतलब अगर आप विदाउट ई वे बिल पकड़ा जाते हैं तो आपको 122 में भी लगेगी पेनल्टी, और प्लस आपको 129 में भी लगेगी। इसलिए ई वे बिल बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि अगर ऑफिसर मतलब जो ओनर है वो नहीं आता है, मतलब अदरवाइज ओनर नहीं आता है, तो 50% ऑफ द वैल्यू है 50%, अरे 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट था, यहाँ पे है 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब ज़्यादा ही ले रहे हैं। रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड, मतलब जो अभी आपने टैक्स पे कर दिया था वो माइनस कर देंगे, लेकिन 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, मतलब हैवी पेनल्टी आपसे ली जा रही है अगर ओनर नहीं आ रहा है। तो ओनर जनरली इन केसेस में नहीं आता कि वो ओनरशिप नहीं लेना चाहता या इलीगल मटेरियल या उसकी ओनरशिप नहीं है तो वो नहीं आता है। ठीक है, जनरली होता है। अब इसके बाद बात करते हैं इफ़ अगर एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, इफ एग्जम्प्टेड गुड्स, तो आपको 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स देने पड़ेंगे, 25,000 विच एवर इज लेस इन केस ऑफ इन केस ओनर इज नॉट अवेलेबल। अगर ओनर या ट्रांसपोर्टर नहीं आते और 14 दिन तक माल वहां पे पड़ा होता है तो कॉन्फिस्केशन हो जाए, क्या कॉन्फिस्केशन हो सकता है अंडर सेक्शन 130। यार बहुत खतरनाक वर्ड है, अपन हिंदी में बोलेंगे। विभिन्न कारणों से माल या वाहन की जब्ती सेक्शन 130 में दिया हुआ है कि कॉन्फिस्केशन हो सकता है। अब कॉन्फिस्केशन कब कब हो सकता है कि एक तो कन्वेंस का कॉन्फिस्केशन कर सकते हैं हम। कन्वेंस का कॉन्फिस्केशन का एक एक्सेप्शन है कि अगर ओनर ये प्रूफ कर दे, मतलब ट्रांसपोर्टर जो ओनर है वो ये प्रूफ कर दे कि मेरे को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो छोड़ देंगे, कंडीशन अप्लाई। वहाँ पर उसके अलावा कन्वेंस का यानी मोटर व्हीकल का हम कॉन्फिस्केशन कर सकते हैं, गुड्स का कॉन्फिस्केशन कर सकते हैं, वो रिलेटेड टू सप्लायर हो या रिसीवर हो। सप्लायर और रिसीवर ऐसे गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं जो जिसके लिए उनको रजिस्टर्ड होना था लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। रजिस्टर्ड होना उनके लिए ज़रूरी था लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, तो फिर उनका गुड्स आप है ना कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। उनने बुक्स ऑफ अकाउंट सही से या डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं कराया और ये सब करके वो इविएट करना चाहते हैं टैक्स, तो फिर आप कॉन्फिस्केशन कर सकते हैं। कॉन्फिस्केशन से बचने के लिए आपको एक रिडेम्पशन फीस पे करनी होती है जो मैक्सिमम जाती है वैल्यू ऑफ गुड्स तक के लिए, वो पे करके आप गुड्स छुड़वा सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और था कि जो ये पेनल्टी थी, पेनल्टी के जगह आप बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेटिस्फाई क्या होता है वो आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सेक्शन नंबर 132 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और बहुत सिस्टमेटिकली मैंने बनाया है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने 11 ऑफेंसेस लिए हैं जो यहाँ पे कंसिडरेशन में आएंगे। पहला ऑफेंस है सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस। सेकंड, फेक इनवॉइस बनाया है। फिर उसके बाद आईटीसी अवेल करी है, जो मैंने फेक इनवॉइस बनाया था उसके थ्रू मैंने आईटीसी अवेल कर ली है। मैंने है ना टैक्स कलेक्ट कर लिया है बट पे नहीं करा है। मैंने टैक्स इविएट करा है, मैंने फ्रॉडुलेंटली आईटीसी अवेल करी है। मैंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को सब्सटीट्यूट करा है, या यानी मैं सबमिट करने से रह गया हूँ, या मैंने सब्सटीट्यूट करके रॉन्गली फाइनेंशियल रिकॉर्ड सबमिट कर दिए हैं। मैंने कॉपरेट नहीं करा है जीएसटी ऑफिसर के साथ। मैंने ऐसे गुड्स पोजीशन में लिए हुए हैं जो लायबल टू कॉन्फिस्केशन है। मैंने टेम्पर करा है मटेरियल एविडेंस के साथ। मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी जो अकॉर्डिंग टू द एक्ट मेरे को सप्लाई करनी थी, या मैं मददगार साबित हुआ हूँ ऊपर दिए गए 10 ऑफेंसेस में, तो मेरे ऊपर सेक्शन नंबर 132 अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऊपर बात करनी है कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। ठीक है,
कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जब आपको बेल चाहिए, मतलब डायरेक्टली आपको बेल नहीं मिलती, बेल के लिए आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही आपको बेल दे सकता है, आपका अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीडिंग्स चल सकते हैं विदाउट कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि इन ऑफेंसेस में से कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। अगर ये 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3 और 4 की जो अमाउंट है वो मोर देन 5 CR है तो ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस है। अदरवाइज सारे ऑफेंसेस, इसके अलावा तो सारे ऑफेंसेस नॉन कॉग्नाइजेबल है, लेकिन ये ऑफेंसेस की अगर वैल्यू 5 करोड़ से ऊपर जाती है तो ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस है। और एक ये रेड करके आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने बात करी है फॉल्स रिकॉर्ड की, जो पॉइंट नंबर 6 में बात हुई है, एविडेंसेस की बात जो अपन ने पॉइंट नंबर 9 में करी है, और ड्यूटीज़ की बात जो अपन ने पॉइंट नंबर 7 में करी है। रेड आप ध्यान रखिएगा, वो इसलिए ध्यान रखने को बोल रहा हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम के अंदर नॉन रेड लिखा है मैंने, मतलब जो ये रेड वाले हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले 122 में कवर हो चुके हैं, ये इतने सीवियर नहीं है कि इनके ऊपर हम आपको इम्प्रिजनमेंट लगाएं, तो यहाँ पे नहीं आती। लेकिन आपने ये ऑफेंसेस करे हैं और प्लस या इनके ऊपर आपने हेल्प करी है तो आपके ऊपर 6 मंथ तक की आपकी वो सज़ा हो सकती है विथ फाइन और बोथ। ठीक है, जो लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर मेरी जो अमाउंट है, जो मैंने टैक्स रॉन्गली अवेल करा है, ITC रॉन्गली अवेल करी है, या मैंने रिफंड रॉन्गली टेकन करा है, अगर वो 500 lakhs मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो मेरे को 5 साल तक की सज़ा, हाँ मतलब 5 करोड़ 5 साल की सज़ा, ठीक है, अप टू 5 years और विथ फाइन। ठीक है, और 1 to 4 जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस करे थे ऊपर, 1 to 5 अगर वो होते हैं तो वो कॉग्नाइजेबल है, अदरवाइज नॉन कॉग्नाइजेबल। ये देखिए सारे नीचे नॉन कॉग्नाइजेबल है, ऊपर वाले सिर्फ 1 to 4 जो 5 करोड़ के ऊपर जाएंगे, मतलब 500 लाख के ऊपर जाएंगे, वो सिर्फ कॉग्नाइजेबल है। उसके बाद 200 lakhs एंड 500 lakhs के बीच में तो 3 साल तक की सज़ा, दोनों का डिफरेंस भी 3 करोड़ से, तो 3 years विथ फाइन। और फिर उसके बाद 100 lakhs, हाँ 1 करोड़, तो मतलब 1 साल तक की सज़ा और विथ फाइन आप हो सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब हमने एक टॉपिक डिफर करा था, जो अपन ने बात करी थी 138 की, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की। अब मैं उनको यहाँ से रिलेट करना चाहूँगा। क्या होता है कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस ये होता है कि हम माफ़ी देते हैं कि हमें अब आपको हम आपके ऊपर अब ये चीज़ें पूरा आप टैक्स वगैरह भर दीजिए, अब उसके ऊपर अब आपके ऊपर और कोई से हम ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ या डिमांड एंड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर ये 1 to 6 जो पॉइंट्स हैं, अगर इसके अंदर ये ऑलरेडी एक बार कंपाउंड हो चुका है, ऑलरेडी एक बार कंपाउंड हो चुका है, तो उनके ऊपर अब हम कंपाउंडिंग नहीं देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, एक्वायर पोजेशन ऑफ एनी गुड्स विच आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन, और पॉइंट नंबर 11, हेल्प इन ऑल अबव केसेस, हेल्प करिए। अगर आप इन 2 पॉइंट के अंदर कवर हैं और आपके ऊपर जो अमाउंट था जो हमने ऑलरेडी कंपाउंड कर दिया था और वो 1 करोड़ से ज़्यादा का था, तो अब हम आपको वापस कंपाउंड नहीं करेंगे। आपको कन्विक्ट कर दिया किसी कोर्ट ने या आप किसी और एक्ट के अंदर अक्यूज्ड हो गए हैं, तो भी आपके ऊपर कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। मतलब 1 to 6 के अंदर कंपाउंडिंग, 8 और 11 पॉइंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट की कंपाउंडिंग पहले ही हो चुकी है। पर्सन कन्विक्ट हुआ है कोर्ट के द्वारा, तो फिर आपकी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती, और किसी अदर एक्ट में आपको अक्यूज्ड बनाया गया है तो आपकी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। उसके अलावा जो अभी अपन ने बात करी थी, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 9, मतलब नॉन कॉपरेशन विद GST ऑफिसर, टेम्पर और डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल एविडेंस, और फेल टू सप्लाई इंफॉर्मेशन, ये जो बात करिए 7, 10 और 9 की, इन केसेस में भी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। ये कंपाउंडिंग को और इसको मैंने मैप करने के लिए साथ में चार्ट्स बनाए और ये नंबर्स दिए हैं, तो आप इसको 1-2 बार सुनिएगा तो आपको इजीली ग्रिप मिल जाएगी। ठीक है,
तो मैंने क्या बात करी, 7, 10 और 9 वाले पॉइंट के अंदर भी आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी, पहली बार कर रहे हो तो भी नहीं मिलेगी। वहाँ पे अपन ने बात करी थी 1 to 6 और 8 और 9 की ऑलरेडी हो चुका है, तो ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट आता है कि कितने अमाउंट तक की कंपाउंडिंग मिल सकती है। मिनिमम यहाँ पे लिमिट दी हुई है 50% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, और मैक्सिमम लिमिट दी हुई है 150% ऑफ टैक्स और 30,000 विच एवर इज हायर। ये चीज़ आप कंसीडर करिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं, जैसे आपके ऊपर आप है ना कन्विक्ट हो चुके हो एक बार और आप वापस पकड़े गए हो, मतलब दोबारा पकड़ लिया है आपको अथॉरिटी ने, तो आपके ऊपर मिनिमम 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है और मैक्सिमम सज़ा 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और कंसीडर करने की, जो ये मैंने सेकंड कॉलम में बात करी थी 200 लैक्स और 500 लैक्स की, यहाँ पे बोला गया था कि हाँ ये नॉन कॉग्नाइजेबल है, लेकिन जो 1 to 4 वाले ऑफेंसेस हैं अगर वो यहाँ पर हैं तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। मतलब 200 और 500 लैक्स के बीच में अगर 1 to 4 वाले आपने ऑफेंसेस करे हैं तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ख़त्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस रूलिंग से कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो लास्ट वीडियो रहेगा इस सीरीज़ का। ओके, थैंक यू।